हेलो फ्रेंड्स, मैं संध्या आप सभी के स्वागत करती हूँ स्टडी करिकुलम में। आज हम सब पढ़ेंगे भारतीय शिक्षा आयोग 1882 के बारे में। जैसे कि मैं आप सभी को पिछले क्लास शैक्षिक प्रशासन और विद्यालय प्रबंध में बताए थे कि हम सब वही टॉपिक को कवर करेंगे जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। जो स्टूडेंट पिछले क्लास नहीं देखे हैं वो जरूर देख लें, आप लोग एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इंडियन एजुकेशन कमीशन 1882, भारतीय शिक्षा आयोग 1882 के बारे में। सन 1854 में घोषित जो उड के घोषणा पत्र पर भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर व्यापक रूप से प्रभाव पड़ा था। 1854 में जो उड की घोषणा पत्र थी उस पर भारत के जो शिक्षा व्यवस्था है उस पर काफी प्रभाव पड़ा था। इसके उपरांत यह व्यवस्था समुचित रूप से लगभग 25 वर्ष तक चलती रही और लगभग 25 वर्ष तक ये संस्था जो थी वो चलती रही। इसी बीच भारतीय इतिहास में एक घटना का घटित हुआ जो 1857 की क्रांति के नाम से जाना जाता है। 1857 की क्रांति के नाम से जाना जाता है, किंतु इस क्रांति को अंग्रेजों ने अपने दमनात्मक नीति द्वारा दबा दिया तथा धीरे धीरे भारत में ब्रिटिश शासन का सुदृढ़ता हो गया। 1854 के जो घोषणा पत्र है उसमें शिक्षा के विरुद्ध भारतीय तथा इंग्लैंड के ईसाई मिशनरियां भारतीय तथा इंग्लैंड की ईसाई मिशनरियां में परिवर्तन की मांग करने लगी थी। इन ईसाई मिशनरियों ने इंग्लैंड में ही जनरल काउंसिल ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, जनरल काउंसिल ऑफ एजुकेशन इन इंडिया का जो संगठन है इसका गठन किया। ये आप लोग ध्यान रखिएगा कौन किया था, तो ईसाई मिशनरियों ने किया था, इंग्लैंड में ही किया था। जनरल काउंसिल ऑफ एजुकेशन इन इंडिया का गठन किया था। 1880 में नियुक्त भारत के गवर्नर जनरल रिपिन, 1880 में कौन नियुक्त थे उस पर गवर्नर जनरल, तो रिपिन थे। यह भी आप लोग ध्यान दीजिएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में आने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। पर शिक्षा नीति में परिवर्तन हेतु दबाव डालने लगे और शिक्षा नीति में जो परिवर्तन हेतु दबाव को डालने लगे। इस पर रिपिन ने उन्हें भारतीय शिक्षा नीति पर पुनर्विचार करने का आश्वासन दिया। वास्तव में उड द्वारा घोषित शिक्षा नीति घोषित शिक्षा नीति थी वो अत्यधिक पुरानी 25 वर्ष हो चुकी थी तथा यह अपेक्षित सफलता भी नहीं प्राप्त कर रहे थे। जो सफलता चाहिए वो सफलता भी नहीं प्राप्त कर रही थी। रिपिन ने 3 जनवरी 1882 को भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया था। किसका गठन किया था? तो भारतीय शिक्षा आयोग का 3 जनवरी 1882 का रिपिन ने गठित किया था। आप लोग ये डेट याद करिए क्योंकि जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप के जो भी क्वेश्चन बनेंगे इसी के बेस पर बनेंगे, तो आप लोग अंतिम तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। कुछ बच्चे सोचते हैं कि आज से नहीं कल से पढ़ाई शुरू करेंगे और वह कल भी आ जाता है, एग्जाम के कुछ दिन पहले आता है। कुछ बच्चे के तो वह कल एग्जाम के दिन आता है। तो आप कल के भरोसे न रहें, आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू बनाए रखें। रिपिन ने 3 जनवरी 1882 में भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया था। रिपिन ने अपनी परिषद के एक सदस्य सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में 20 सदस्यीय आयोग का गठन किया। उसमें 7 सदस्य भारतीय थे, जिसमें 20 सदस्यों में 7 सदस्य जो थे वो भारतीय थे। इन आयोग के हंटर कमीशन या भारतीय शिक्षा आयोग 1882 भी कहा जाता है। भारतीय शिक्षा आयोग 1882 भी कहा जाता है। इसे हंटर कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, हंटर कमीशन के नाम से। हंटर आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो सर विलियम हंटर एवं सचिव वी.एल. राइस थे। इस आयोग में कुल 20 सदस्य थे, जिसमें 7 भारतीय भी थे। आयोग ने संपूर्ण देश के शैक्षिक कार्यकलापों
परिस्थितियों की जांच एवं गहन अध्ययन कर, उसकी जांच कर और गहन अध्ययन कर मार्च 1883 में 600 पन्नों का एक विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। मार्च 1883 में 600 पन्नों का एक विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें शिक्षा के लगभग सभी स्तरों पर एवं पक्षों पर महत्वपूर्ण अनुशंसाएं की गई थी, जिसमें शिक्षा के जो लगभग संपूर्ण जो भी स्तर है उन पर और उनकी जो भी पक्ष है महत्वपूर्ण अनुशंसाएं व्यक्त की गई थी। रिपिन ने नवीन शिक्षा नीति की घोषणा से, रिपिन जो थे वो नवीन शिक्षा नीति के घोषणा से पूर्व वुड के घोषणा पत्र है, वो घोषणा पत्र की पूर्णतः समीक्षा करने के आदेश दिए। उनका जो समीक्षा करने के आदेश दिए, प्राथमिक शिक्षा की स्थिति में सुधार एवं विकास हेतु क्या उपाय किए जाएं तथा सभी शैक्षिक पहलुओं पर सरकार की नीति को स्पष्ट करने का आदेश दिए और उनका क्या उस पर उपाय किया जाए और शैक्षिक जो भी पहलुए थे पर सरकार की नीति को स्पष्ट करने का आदेश दिए। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय शिक्षा आयोग का उद्देश्य क्या था। एम ऑफ इंडियन एजुकेशन कमीशन। भारतीय शिक्षा आयोग नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य जो था वो 1854 में घोषित वुड के घोषणा पत्र की समीक्षा करना तथा उनके क्रियान्वयन एवं परिणामों का अध्ययन करना था। जो 1854 के वुड की घोषणा पत्र थी उनकी समीक्षा करना और उनके क्रियान्वयन एवं परिणामों का अध्ययन करना था। किंतु मुख्य रूप से हंटर आयोग की नियुक्ति निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए की गई थी। पहला उद्देश्य था संपूर्ण ब्रिटिश साम्राज्य में प्रारंभिक शिक्षा की स्थिति का अध्ययन कराना। संपूर्ण ब्रिटिश साम्राज्य में जो प्राथमिक शिक्षा है उसकी स्थिति का अध्ययन कराना। फिर प्राथमिक शिक्षा की अधिकाधिक उन्नति एवं प्रचार एवं विकास हेतु साधनों के खोज एवं उनकी उपलब्धता कराना। प्राथमिक शिक्षा में अत्यधिक जो है वो प्रचार एवं विकास हेतु साधनों की खोज, उनकी उपलब्धता कराना था। नेक्स्ट है आयोग के कार्य क्या थे। शिक्षा आयोग के कार्य क्या थे। फंक्शन ऑफ कमीशन। आयोग के प्रमुख रूप से निम्नलिखित कार्य सौंपे गए थे। पहला कार्य जो था वुड घोषणा पत्र द्वारा घोषित शिक्षा नीति 1854 का किस सीमा तक अनुपालन हुआ और तथा क्या परिवर्तन आवश्यक है और उनमें क्या परिवर्तन किया जा सकता है। दूसरा था कि क्या वुड घोषणा पत्र की सिफारिश को दोबारा दोहराया जा सकता है। क्या जो वुड की घोषणा पत्र की सिफारिश है उसको दोबारा दोहराया जा सकता है। तीसरा था कि प्राथमिक शिक्षा के उन्नति हेतु सुझाव देना। प्राथमिक शिक्षा के उन्नति हेतु सुझाव देना। माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा से प्राथमिक शिक्षा तो बाधित नहीं हुई। माध्यमिक शिक्षा जो है एवं उच्च शिक्षा प्राथमिक शिक्षा से बाधित नहीं हुई। 5 नंबर है विद्यालयों की वर्तमान स्थिति क्या है तथा सुधार के उपाय है। देखिए विद्यालय की जो वर्तमान स्थिति है वो क्या है, उसमें किस प्रकार के सुधार लाया जा सकता था, यही आयोग का कार्य था। 6 नंबर है भारत में शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु मिशनरी स्कूलों की क्या भूमिका है एवं उस संबंध में सरकार की क्या नीति होनी चाहिए। उनकी क्या व्यवस्था है, भूमिका है और उस संबंध में उनकी क्या नीति होनी चाहिए। नेक्स्ट है सहायता अनुदान प्रणाली के संबंध में जांच करवाना एवं अपेक्षित सुधार हेतु सुझाव देना। उनका जांच करवाना सहायता अनुदान हेतु और उसकी अपेक्षित सुधार हेतु उनका सुझाव देना। हंटर आयोग की सिफारिशें क्या थी। रिकमेंडेशन ऑफ हंटर कमीशन। हंटर आयोग 1882 में भारतीय शिक्षा के संबंध में नई नीतियों के निर्माण हेतु अनेक संस्तुतियां की गई जो निम्नलिखित वर्णित है। वुड घोषणा पत्र पर विचार,
हंटर आयोग की स्थापना ही उड घोषणा पत्र की स्थापना पर नवीन नीतियों के निर्माण हेतु की गई थी। जो हंटर आयोग की स्थापना ही जो है वो उड घोषणा पत्र के स्थान पर नवीन नीतियों की निर्माण हेतु की गई थी। सभी भारतीय एवं ईसाई मिशनरियां 25 वर्ष पुरानी शिक्षा नीति के स्थान पर परिवर्तन एवं नवीन शिक्षा नीति की मांग कर रहे थे। जो 25 वर्ष से पुरानी शिक्षा नीति थी उनकी परिवर्तन की मांग कर रही थी। हंटर आयोग ने उड डिस्पैच के प्रावधानों तथा संपूर्ण कार्य अवधि का गहन अध्ययन किया। संपूर्ण जो भी कार्य थे उनका गहन अध्ययन किया तथा इस निष्कर्ष पर पहुंचने की जो कि संस्तुतियां 25 वर्ष पूर्व की गई थी वे उचित थी, किंतु घोषणाओं का क्रियान्वयन सही ढंग से नहीं किया गया था। अतः आयोग ने इस नीति में परिवर्तन हेतु कुछ सुझाव दिए थे सुझाव दिए थे। जो पहला सुझाव था कि प्राथमिक शिक्षा के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु उनके संचालन का कार्यभार नगर पालिकाओं उनका संचालन का जो कार्यभार है वो नगर पालिकाओं तथा जिला परिषदों आदि स्थानीय प्रशासनिक संस्थाओं द्वारा संपन्न हो। दूसरा था कि माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा का उत्तरदायित्व गैर सरकारी संस्थाओं का अधीन हो, और उच्च जो माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा का हो वो उसका उत्तरदायित्व गैर सरकारी संस्थाओं के अधीन हो। नेक्स्ट है सहायता अनुदान के नियम सरल हो, व्यवहारिक एवं उदार हो। सरल भी हो, जो भी अनुदान दिया जा रहा है उसका सरल हो और व्यवहारिक एवं उदार हो। फोर्थ था सहायता अनुदान के नियम से सभी शैक्षिक कर्मचारी एवं व्यक्ति अवगत हो। जो भी उसका अनुदान के नियम है वो सभी शैक्षिक कर्मचारी एवं व्यक्ति अवगत हो। सहायता अनुदान निश्चित समय सीमा में एवं बिना किसी भेदभाव से वितरित हो। जो भी सहायता अनुदान दिया जाता है वो किसी भी सीमा में लिमिट न हो, बिना भेदभाव के वितरित किया जाए। 6 नंबर है विद्यालय के अध्यापकों के वेतन एवं छात्रवृत्तियों के साथ ही विद्यालयों के भवन निर्माण प्रयोगशाला जो विद्यालय के भवन निर्माण है प्रयोगशाला एवं पुस्तकालय आदि हेतु भी अनुदान की समुचित व्यवस्था हो। प्रयोगशाला पुस्तकालय आदि के निर्माण के लिए भी अनुदान का समुचित व्यवस्था हो। नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनेंगे मैं लेकर आऊँगी, तो हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और आपको क्लास कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।